नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो के साथ। आज हम चर्चा करेंगे कम लागत की प्राकृतिक खेती की। पिछले कुछ समय से हमारे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत सरकार की तरफ से ज़्यादा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जा रहा है। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस प्रेजेंटेशन को बनाने में हमारे कुछ स्टूडेंट्स शैलेंद्र कुशवाहा और प्रियंका नेगी ने हेल्प करी है। हमारे रावे बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो चर्चा करते हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर। हम लोग जिस मुख्य बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे उनमें प्राकृतिक खेती का परिचय, प्राकृतिक खेती के सिद्धांत क्या हैं, खेती के क्षेत्र में की जाने वाली हमारी जो रिसर्च है, प्रायोगिक रिसर्च है, चाहे वो कुरुक्षेत्र के द्वारा की गई है या अन्य संस्थानों द्वारा किया गया है। प्राकृतिक खेती के 4 पिलर के बारे में हम लोग बताएंगे, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा के बारे में। और इसमें देसी गाय का ही उपयोग क्यों करते हैं ये हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ अवयव के बारे में हम अलग अलग पार्ट में हम लोगों को बताएंगे, जैसे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, रासायनिक खेती और उसके बाद आई जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में। एक्चुअली में जो प्राकृतिक खेती है ये हमारी प्राचीन पद्धति है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो हम लोग हमारे जो पौराणिक समय में और उनकी जो खेती करते थे उसे प्राकृतिक खेती कहते हैं। ये भूमि को प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है और प्राकृतिक खेती में किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्व और जीवाणु हैं उसी का उपयोग इस खेती में की जाती है। और शुरुआत में इसको जीरो बजट प्राकृतिक खेती भी कही गई, लेकिन क्योंकि कुछ हमारे जो तत्व हैं वो बाहर से भी खरीदे जाते हैं तो इसलिए उसको जीरो बजट न कह के प्राकृतिक खेती की जाती है। यह पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है तथा फसलों की लागत कम करने में कारगर है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके अलावा घन जीवामृत एवं बीजामृत का उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात आती है प्राकृतिक खेती के सिद्धांत क्या है। प्राकृतिक खेती के 4 सिद्धांत हैं। पहला है सहफसल। मुख्य फसल की कतारों के बीच, सहफसल मतलब इंटरक्रॉपिंग, मुख्य फसल जो हमारी मेन फसल होती है उनके लाइन के बीच में ऐसी फसल को लगाया जाता है जो भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके और किसान की खेती की लागत कम हो जाए। उसके अलावा मेड़े तथा कतार, खेती के बीच में कतारों में मेड़े बनाई जाती हैं, नालियां बनाई जाती हैं जिनमें वर्षा का पानी संग्रहित होकर लंबे समय तक खेत में नमी की उपलब्धता को बरकरार। तीसरा, स्थानीय केंचुओं की गतिविधि। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो केंचुए विदेशी प्रजातियों के जो केंचुए थे उनकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अब हम लोग बात करें जो इस खेती विधि में ज़मीन में जो स्थानीय पारिस्थिति का निर्माण होता है उसमें स्थानीय केंचुओं की गतिविधि बढ़ जाती है। देसी नस्ल या भारतीय नस्ल की किसी भी गाय का गोबर या मूत्र, देखिए ये जो एक पार्ट है ये एक बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि शुरुआत में हमें ये कहा गया कि भाई जो आपकी देसी गाय है उसी का ही गोबर होना चाहिए, उसी का ही गौमूत्र होना चाहिए। अगर देसी गाय और उसका गौमूत्र और गोबर है तो सबसे अच्छा माना जाता है, अच्छे परिणाम दिखेंगे। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो देसी गाय की जगह बैल भी प्रयोग करा जा सकता है, भैंस भी प्रयोग की जा सकती है और बकरियां भी प्रयोग की जा सकती हैं। और इसके अलावा जो भी जानवर उपलब्ध है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गाय नहीं होती हैं, वहाँ पे भेड़ बकरियां होती हैं या याक होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कैसे प्राकृतिक खेती करें, तो इस पर काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं और धीरे धीरे करके नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। उन प्रयोगों का परिणाम आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। तो लेकिन मुख्यतः जो ये सिद्धांत है प्राकृतिक खेती का वो हमारी देसी नस्ल की गायों के ऊपर है कि इन देसी गाय की नस्लें जो होती हैं उनके उसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या दूसरे किसी भी पशु या गाय की अन्य प्रजातियों से कई गुना अधिक होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा लाभदायक मानी गई है। अब देसी गाय की नस्ल में जैसे साहिवाल है, थारपारकर है, रेड सिंधी है, गिर है और पहाड़ी गाय। पहाड़ी गाय का अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्राकृतिक खेती की बात हम जब करते हैं तो प्राकृतिक खेती में पहाड़ी गाय का जो गोबर और गौमूत्र है वो सबसे ज़्यादा
उपयोगी माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी है। क्योंकि वो पहाड़ी गाय जो है वो जंगलों में चरने जाती है और जंगलों में चर के वो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ खाती हैं, तो उसके गौमूत्र में, उसके गोबर में उन जड़ी बूटियों का अर्क भी। इसके अलावा देसी गाय का उपयोग ही क्यों करते हैं, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गौमूत्र की विशेषताएं होती है, इसमें उपचारक गुणों का वर्णन चरक संहिता में भी किया गया है। गौमूत्र धार्मिक विशेषताएं रखने के साथ साथ कीटनाशक विशेषताएं भी रखता है। आपने सुना होगा गौमूत्र का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है, या इसके अलावा शुद्धिकरण में भी किया जाता है, कीटनाशी में भी इसका प्रयोग पहले से ही किया जा रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं जो कई बीमारियों से मनुष्य को बचाता है। गौमूत्र जैव उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ रोगाणुरोधक दवाइयों का भी प्रभाव बढ़ाता है, इसलिए देसी गाय का उपयोग ही प्राकृतिक खेती में किया जाता है। देसी गाय के गोबर को कृषि के लिए सबसे उत्तम पाया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में लगभग 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए गए हैं और इन जीवाणुओं की मात्रा अन्य नस्लों की गाय में कम आंकी गई है। क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह और पृथ्वी में जैसे खेती की जाती है, मंगल में पानी भी है और मिट्टी भी है, लेकिन वहाँ पर खेती नहीं हो सकती है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो खेती के लिए जो लाभदायक जीवाणु हैं वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं, इस वजह से वहाँ पे खेती अभी संभव नहीं है। प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च किए गए, खासकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में खरीफ 2017 में 140 एकड़ में धान की फसल ली गई। तो इस प्रकार के विभिन्न जो प्रयोग किए गए, उन प्रयोगों के बाद उन्होंने देखा कि जो PR 114 है या हाइब्रिड किस्में हैं उसमें कीड़ों और बीमारियों का काफ़ी अच्छा नियंत्रण पाया गया और फसल की बढ़वार भी आश्चर्यजनक रही। तो बहुत सारे फसलों में इन्होंने प्रयोग किया और बहुत सारे इसमें परिणाम देखे गए। उन्होंने घनजीवामृत का भी प्रयोग किया, नीमास्त्र का प्रयोग किया, जीवामृत का प्रयोग किया और इस प्रकार के प्रयोग से उन्होंने औसत पैदावार को काफ़ी अच्छा उन्होंने प्राप्त किया। तो ये कुछ परिणाम हैं गुरुकुल फार्म के जो आपके सामने हैं। शुरू में इसको जीरो बजट फार्मिंग कहा गया, लेकिन अब इसको SPNF या सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती या प्राकृतिक खेती का नाम दिया गया है। इसमें कुछ जो इसके पंचामृत हम कह सकते हैं, जैसे जीवामृत मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की बढ़त को लिए। जीवामृत का जो मुख्य कार्य है वो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की बढ़त के लिए। बीजामृत का काम है फंगस और मिट्टी से होने वाली बीमारियों के नई जड़ों की रक्षा करना। इसके अलावा आच्छादन जो खरपतवार की वृद्धि को रोकता है और नमी को बनाए रखने के लिए पौधों को ढका जाता है। उसके अलावा है वापसा की जो तकनीक है उसमें सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है, यानी कि कम अगर आपके पास पानी है तो वापसा एक अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग अंतःसस्य फसलें, एक फसल के साथ दूसरे फसल को उगाना और उससे कई फायदे। तो अगले पार्ट में हम आपको बीजामृत बनाने के बारे में बताएंगे, लेकिन आज हम इस भाग में जीवामृत बनाने के बारे में बात करेंगे। और जीवामृत क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस प्राकृतिक खेती का, तो जीवामृत के लिए क्योंकि देखिए जो हमारे पद्मश्री श्री सम्मानित डॉक्टर सुभाष पालेकर जी हैं, उन्होंने जंगलों में फलदार वृक्षों को पलते हुए देखा और उन्होंने सोचा कि भाई जब जंगलों में जो फलदार वृक्ष हैं हम उसमें किसी प्रकार के कोई रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार हम उसमें कोई भी बाहर से हम लोगों ने किसी प्रकार पेस्टिसाइड, फंजीसाइड या फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन नहीं किया, फिर भी वो फलदार वृक्ष काफ़ी अच्छा उत्पादन दे रहे। तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रकृति अपने आप ही बहुत अच्छा एक परिणाम दे सकती है अगर हम प्रकृति में जो हमारे पाए जाते हैं उनको हम किस प्रकार से प्रयोग करें। तो बार बार प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने परिणाम निकाला कि 1 एकड़ ज़मीन, अगर हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, लगभग 20 नाली की ज़मीन है, तो उसमें 10 किलोग्राम गोबर, गौमूत्र, गुड़ और जो बेसन है या और कोई दालें हैं उनके बीजों का आटा प्रयोग में लाने से बहुत चमत्कारी परिणाम निकलते हैं। और आखिरकार एक फॉर्मूला निकाला गया जिसका नाम रखा गया जीवामृत, जीव का अमृत। तो जीवामृत के निर्माण के लिए अगर हम लोग बात करें तो 40 से 50 लीटर के हमें अगर जीवामृत बनाना है, के लिए पानी लगभग 40 लीटर, देसी गाय का 2 लीटर, देसी गाय का गोबर 2 किलोग्राम, पेड़ के तने की पास की मिट्टी लगभग 5 ग्राम, चुटकी भर मिट्टी ले जाती है
क्योंकि उस मिट्टी में बहुत सारे लाभदायक जीवाणु होते हैं और उन्हीं वो जीवाणु फिर इसमें मल्टीप्लाई होते रहे। तो इसमें 5 ग्राम मिट्टी और बेसन 200 ग्राम और गुड़ 200 ग्राम। तो ये 40 लीटर का एक घोल है। हम इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर हमें 1 एकड़ के लिए बनाना है तो 1 एकड़ में हम इसका लगभग 5 गुना कर देंगे। पानी 180 लीटर हो जाएगा और देसी गाय का गोबर लगभग 10 किलोग्राम, गौमूत्र लगभग 10 लीटर और मिट्टी 100 ग्राम के आसपास, बेसन 1 किलो से 1.5 किलो और गुड़ भी 1 से 1.5। इस प्रकार के सामग्री लेकर हम जीवामृत को बना सकते हैं। तो जीवामृत को बनाने की विधि क्या है कि सबसे पहले तो एक ड्रम लिया, सपोज करो हमने 40 लीटर पानी उसमें डाल दिया है और फिर बारी बारी से इसमें सबसे पहले गाय का गोबर लेना है, फिर गौमूत्र मिलाना है, फिर गुड़ लेना है, फिर बेसन लेना है और ऊपर से उसमें जो मिट्टी है वो उसमें डाल देनी है और फिर उसको लकड़ी के डंडे के सहारे सारी सामग्री को घड़ी की सुई की दिशा में 2 से 3 मिनट तक घोलते रहते हैं। ठीक है, और बाद में उसे क्या करेंगे, जूट की बोरी से हम उसको ढक देंगे। अब हम इस जो तैयार घोल है उसको रोजाना 3 से 4 दिन तक सुबह शाम 2-3 मिनट के लिए घड़ी की सुई की दिशा में इसको घोलेंगे। सुबह शाम दोनों बार इसको घोलना है और फिर उसको जूट की बोरी से फिर से ढक देना है। लगभग 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद तापमान के हिसाब से जीवामृत हमारा तैयार हुआ है। उसको सूती कपड़े से छानकर किसी घड़े या ड्रम में भंडारण के रख देंगे और उसके बाद उसको ड्रिप से, स्प्रिंकलर विधि से या फिर हमारे पास अगर मशीन है नैपसेक स्प्रेयर तो उसको हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी के महीने में अगर हम लोगों ने जीवामृत बनाया है तो वो लगभग 7 दिन तक हम उपयोग में ला सकते हैं और अगर हमने सर्दियों के महीने में बनाया है तो उसको 8 से 15 दिन तक इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं लेकिन हम इसको उपयोग कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल। अब हम इसकी बात करते हैं कि भाई कितना हमें इसमें मिलाना चाहिए। तो अगर हमारे पास खड़ी फसल है, जैसे 60 से 90 दिन की फसल है, तो उसमें हमें पहला छिड़काव बुआई के 21 दिन बाद करना होता है और इसमें 100 लीटर पानी में हमें लगभग 5 लीटर कपड़े से छना हुआ जीवामृत मिलाया जाता है। 100 लीटर में 5 लीटर, ठीक है। और दूसरा जो छिड़काव होगा वो फिर 21 दिन बाद फिर 200 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत को मिलाएंगे और उसके बाद तीसरा छिड़काव फिर 21 दिन बाद उसमें 200 लीटर में 5 लीटर खट्टी छाछ या लस्सी मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं। तो इस प्रकार से 2 से 3 अलग अलग इसके स्प्रे करते हैं। 4 तक भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। 90 से 120 दिन की जो फसल है उसमें 4 बार स्प्रे किया जाता है और 120 से 135 दिन वाले में हम इसमें भी 4 से 5 इसी प्रकार का घोल बना के इसका छिड़काव करते हैं। तो इस प्रकार से जीवामृत का अगर आपको उपयोग के लिए और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इसकी जानकारी चाहते हैं छिड़काव की, तो आप जो सुभाष पालेकर जी का जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे हम लोग भी खुद प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग के परिणाम के बाद ही हम इसको और आगे आप लोगों को बहुत बड़ा सबसे मेन रोल क्या है, जीवामृत का है। ठीक है, तो जीवामृत में हम क्या करेंगे, ये तो हमने ले लिया, ये लगभग 70 लीटर का टैंक होता है। ठीक है, इसमें हमने 40 लीटर क्या लिया, पानी लिया। 40 लीटर पानी में हम क्या करेंगे, 2 लीटर गौमूत्र मिलाएंगे। ठीक है, 1 लीटर का तो ये हो गया, 1 लीटर तुम डाल दो। अब इसमें हम डालेंगे 2 किलो गोबर। अब 2 किलो गोबर को कैसे नापेंगे, एक लकड़ी भी चाहिए, लकड़ी ले आओ भाई। 1 किलो गोबर हमने, और ताज़ा गोबर चाहिए। ठीक है, ये 2 किलो गोबर हम इसमें डाल देंगे। अब ये जरा लकड़ी ले आओ, पड़ गया। अब हम डालेंगे 200 ग्राम गुड़। ये 200 ग्राम हमने गुड़ तोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो 200 ग्राम इसमें गुड़ मिला दिया। 200 ग्राम और इसके बाद 200 ग्राम बेसन। ठीक है, ये 200 ग्राम बेसन, इसकी वो ना बने। ठीक है, चूना इसमें नहीं है। और ये चुटकी भर या 5 ग्राम, ये हमने अभी मिट्टी कहाँ से निकाली है, पेड़ के नीचे से। ठीक है, पेड़ के नीचे से एक चुटकी भर मिट्टी हमने डाल दी है। तो ये 6 चीज़ें आपकी पड़ गई है। 40 लीटर पानी है,
2 लीटर गौमूत्र है, 2 किलो इसमें गोबर पड़ गया है, 200 ग्राम गुड़, 200 ग्राम बेसन और चुटकी भर मिट्टी। ये मिट्टी क्यों पड़ी है पता है आपको? माइक्रो बैक्टीरिया जो आपके जीवाणु होंगे ना वो इसमें मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि बिना मिट्टी के तो होते नहीं है, मिट्टी में तो होते हैं सारे जीवाणु। अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ड्रम प्लास्टिक का, हिलाने वाला भी लकड़ी, ऐसा क्यों? कोई भी मेटल इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, कोई भी धातु प्रयोग नहीं की जाती है। लोहा, एल्यूमिनियम, ऐसा नहीं कि आपने एल्यूमिनियम के बर्तन में करने लगे या कड़छी ली और कड़छी से घुमाने लगे, मेटल से नहीं करते हैं, क्योंकि मेटल में कहते हैं कि जो गौमूत्र होता है वो रिएक्ट कर सकते हैं, किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन, वो प्रोसेस नहीं होगी या कुछ हार्मफुल प्रोसेस हो सकती है। तो ये हमेशा या तो आप प्लास्टिक के उसमें करेंगे, लकड़ी के उसमें करेंगे, लकड़ी का प्रयोग करेंगे, धातु का प्रयोग नहीं करेंगे। पहली चीज़ ये है, ठीक है। तो और ये हम कितने दिन के लिए रखेंगे इसको? 2 से 3 दिन के लिए। जैसे अभी का जो तापमान होगा तो आप 2-3 दिन 4 दिन के लिए भी आप इसको ढक देंगे, ठीक है। हाँ, और डेली आप सुबह इसको लकड़ी से हिलाते रहना है, ठीक है। सुबह उठ के एक बार इसको हिला दिया, अभी हम इसको कवर कर लें और शाम को फिर हिलाया, फिर रख दिया, ठीक है। बोरे से ढक सकते हैं या इसका ढक्कन भी लगा सकते हैं, वैसे बोरे से ढकने से ज़्यादा सही रहता है। जूट बैग से ढकते हैं इसको वैसे ना, क्योंकि एयरेशन भी होना ज़रूरी है ना उसमें। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से 3 दिन के लिए जूट बैग से ढक देंगे और डेली उसको बैग उसका ढक्कन वो हटाया और लकड़ी से हिलाया। 3 दिन बाद हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे और इसको छानेंगे। पतली जो हमारी मसलिन क्लॉथ होता है या कॉटन का कपड़ा होता है, उसे छान के फिर इसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग विधि क्या है इसमें? स्प्रे कर सकते स्प्रे कर सकते हैं, ड्रिप में भी कर सकते हैं, ड्रिप फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें 1 लीटर पड़ेगा। मतलब हमारी जो पीठ वाली मशीन है ना, नैपसेक स्प्रे मशीन है, वो लगभग 16 लीटर की होती है या 20 लीटर की होती है। उसमें हम 1 लीटर इसको प्रयोग करेंगे, छनावा, ठीक है। जो छनावा जो हमारा जीवामृत होगा उसको प्रयोग कर सकते। तो देखिए 3 दिन में ये तैयार हो जाएगा जीवामृत, ठीक है। ये प्रयोग की विधि 16-17 नाली के लिए 16-17, हाँ, ये लगभग 42-43 लीटर हो गया ना। 1 एकड़ लगभग 1 एकड़ में आ जाएगा। देखिए लगभग 1 एकड़ खेती के लिए आपको हो गया काम। 20 नाली जो आपके लाभदायक जीवाणु वगैरह हैं वो आप किसी से बन जाएंगे, ठीक है। तो आसान है वैसे, हमको लगता है नाम इतने कठिन